संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर्थ साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। केंद्र सरकार की मोदी सरकार वक्फ कानून में नए सुधारों के तौर पर इसे पेश कर रही है, जबकि विपक्षी दल इसे मुस्लिमों के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। लेकिन पूरा विवाद क्या है, आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझना अहम है कि वक्फ क्या है। वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक या पुण्य कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर देता है। ये संपत्ति स्थायी रूप से वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है। इसका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए होता है। ये संपत्ति कृषि भूमि, भवन, दरगाह, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, ईदगाह जैसे कई रूपों में होती है। भारत में वक्फ बोर्ड की भूमिका की बात करें तो वक्फ बोर्ड स्थानीय स्तर पर हर राज्य में होते हैं, जो वक्फ संपत्तियों को मैनेज करते हैं। देश में वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति कुल मिलाकर 9.4 लाख एकड़ जमीन और 8.7 लाख संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ तक आंकी जाती है। इससे ये भारत के सबसे बड़े भूमि मालिकों में से एक बन जाता है। वक्फ बोर्ड के द्वारा की गई प्रबंधकीय गलतियों और कानूनी विवादों के कारण कई वक्फ संपत्तियां अदालतों में भी जा चुकी हैं। वक्फ एक्ट 1995 लागू हुआ था। केंद्र की मोदी सरकार में इसमें संशोधन चाहती है। इसके लिए कानून में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता लाना और उनका मैनेजमेंट ज्यादा प्रभावी बनाना है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के ज्यादातर सदस्य चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन नए बिल के तहत ये बोर्ड के सदस्य सरकारी नामांकित होंगे। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और सही मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा ताकि इस संपत्तियों का सही तरीके से मैनेजमेंट हो सके। वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बताया है कि वो कौन सा क्लॉज है जिसको वो सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं और वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लिखे हुए इस संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संरक्षण का, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के संरक्षण का वादा किया। बाबा साहेब ने कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। मान्यवर, वक्फ बिल ला करके जिन्होंने इस वक्फ बिल को ड्राफ्ट किया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है बार बार। वक्फ के बारे में आपको जानकारी, वक्फ है क्या? वक्फ एक फरीजा है। हर मुसलमान के लिए जिसकी जो हैसियत है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जिस क्लॉज की वजह से सरकार समाधान की बात कर रही है, दरअसल सबसे ज्यादा खतरनाक यही क्लॉज है। साथ ही जेपीसी की बात करते हुए कहा कि जेपीसी में 22 में से 12 सदस्य गैर मुस्लिम थे जिन्हें वक्फ के बारे में कुछ पता नहीं था। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की धारा 2A के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि इस संशोधन विधेयक के प्रावधान संशोधन अधिनियम के पूर्व और उसके बाद गठित ऐसे किसी ट्रस्ट पर लागू नहीं होंगे जो किसी मुसलमान ने जनहित के मकसद से बनाए हैं। अधिनियम की धारा 3VIIE के तहत इस तरह का एक अपवाद प्राविधानित किया गया है कि वक्फ विधेयक 2025 के पहले वक्फ
संपत्ति के रूप में जो संपत्तियां पंजीकृत हुई हैं वो वक्फ संपत्ति ही रहेंगी अगर उनके विषय में कोई विवाद ना हो और वो सरकारी संपत्ति ना हो। इमरान मसूद ने क्लॉज 3 सब क्लॉज VIIE के बारे में कहा है कि ये खतरनाक है क्योंकि इस क्लॉज में कहा गया है कि जो संपत्ति जिस पर कोई विवाद ना हो और वो सरकारी संपत्ति ना हो वो वक्फ की ही रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के लगभग 14,500 हेक्टेयर जमीन जो वक्फ के नाम रजिस्टर्ड थी उसमें से 11,500 हेक्टेयर जमीन सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। यानी इस क्लॉज के मुताबिक या नए बनने वाले कानून के मुताबिक अब ये सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज होगी, वक्फ की नहीं होगी। इसी पर ऐतराज जताया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। पटना में डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने की सलाह दे दी है। लालू को पिछले साल जुलाई में दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। बिहार के पूर्व CM ने पिछले कुछ सालों में कई बीमारियों का इलाज करवाया है जिसमें 2022 में सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल है। 2022 में लालू को किडनी की बीमारी का पता चला था। उनकी केवल 25% किडनी ही अच्छे से काम कर रही थी। डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी जिसके बाद सिंगापुर में रहने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी एक किडनी दान की। 5 दिसंबर 2022 को ट्रांसप्लांट किया गया। 2022 में ही वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी के आवास में गिर गए थे जिससे उन्हें कई फ्रैक्चर हो गए थे। घटना के बाद उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चला था। बाद में उन्हें पटना से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया और एम्स अस्पताल में आगे का इलाज कराया गया। लालू की पिछले साल सितंबर में एंजियोप्लास्टी हुई थी। मुंबई में डॉक्टरों ने लालू यादव का ट्रीटमेंट किया था। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में सजा काटने के दौरान ही लालू यादव के हार्ट में समस्या सामने आई थी जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कराने की सलाह दी थी। साल 2021 में लालू यादव के हार्ट में समस्या सामने आई थी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इस समय अपने शो में पॉलिटिकल जोक करने के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्हें हाल ही में पुलिस ने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तीसरी बार नोटिस जारी किया है। तो कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया गया है जिसमें 5 अप्रैल को पेश होने और अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। हालांकि मुंबई पुलिस ने कहा कि इससे पहले भी कुणाल कामरा को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वो दोनों ही बार पेश नहीं हुए। कुणाल कामरा ने हाल ही में अपने एक शो का सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इसी के चलते उन पर एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने FIR दर्ज कराई। उन्हें अब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन अब तक जारी किए गए 2 नोटिस पर वो पेश नहीं हुए हैं। इसी के बाद अब उन्हें तीसरा नोटिस जारी किया गया है। कुणाल कामरा ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कॉमेडियन ने कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। वकीलों ने मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज है लेकिन वो फिलहाल तमिलनाडु में है। मद्रास हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक कामरा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। कुणाल कामरा ने कोर्ट में कहा था कि वो साल 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले गए थे और तब से वो सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं और उन्हें मुंबई पुलिस से गिरफ्तारी का डर है। इसी के बाद अब उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। मुंबई पुलिस ने इससे पहले शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के आधार पर 24 मार्च को FIR दर्ज करने के बाद कामरा को 2 समन भेजे थे। कॉमेडियन के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में 3 अलग अलग मामले
दर्ज किए गए हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार एक शिकायत जलगांव शहर के मेयर ने दर्ज कराई थी, जबकि अन्य 2 नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक बिजनेसमैन ने दर्ज कराई थी। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही लोगों को लंबे लंबे पावर कट से जूझना पड़ रहा है। इसके विरोध में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बिजली कटौती के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की मांग की। स्पीकर द्वारा चर्चा की इजाजत न मिलने के बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा मचाया और सदन से वॉकआउट कर दिया। पिछले 1 महीने से दिल्ली की बिजली व्यवस्था में त्राही मची हुई है। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, बार बार पावर कट लग रहे हैं, लगातार पावर कट लग रहे हैं। आज दिल्ली विधानसभा के पटल पर दिल्ली के पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी ने अपनी सरकार के इस फेलियर को छुपाने के लिए तरह तरह के झूठ बोले। अभी आशीष सूद जी के झूठ का मैं एक एक करके पर्दाफाश करूंगी। आशीष सूद जी का पहला झूठ कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। दिल्ली विधानसभा सदन से बिजली के मसले पर वर्कआउट करने के बाद आप विधायकों ने परिसर में बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। आप विधायकों ने सीएम रेखा गुप्ता से मांग की कि वो दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराएं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी की विपदा सरकार ने मात्र 1.5 महीने में ही दिल्ली की चलती फिरती बिजली व्यवस्था को बिगाड़ दिया है, जबकि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी सरकार ने दिल्ली को निर्बाध 24 घंटे बिजली दी थी। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि मार्च के महीने में ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अनशेड्यूल लंबे पावर कट हो रहे हैं। नरेला, बवाना, रोहिणी, नजफगढ़, करावल नगर या नई दिल्ली क्षेत्र समेत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लंबे पावर कट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर छतरपुर, बुराड़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत दिल्ली के तमाम हिस्सों से बिजली कटौती की शिकायत आ रही है। पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया बिजली कटौती की शिकायतों से भरा पड़ा है। पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को निर्बाध 24 घंटे बिजली दी, बिना किसी पावर कट के बिजली दी है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़े और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट दिखाते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने अभी मात्र 1.5 महीना ही तो हुआ है और इस 1.5 महीने में ही बिजली की चलती फिरती व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। आज दिल्ली विधानसभा में बिजली कटौती के मुद्दे पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने नोटिस दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष इस मुद्दे पर जरूर चर्चा कराएंगे। चीन को लुभाने की कोशिश करने वाले बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत को लेकर एक बेतुका बयान दे दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने यह दावा किया है कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के 1 लाख से अधिक सदस्य भारत में पलायन कर चुके हैं। एक बांग्लादेशी समाचार पोर्टल के अनुसार आलम ने ये टिप्पणी यहां ईद के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की, जिसमें शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से लापता या मारे गए व्यक्तियों के परिवार भी शामिल हुए थे। इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मानवाधिकार समूह मेयर डाक ने शहर के तेज गांव क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार हसीना की आलोचना करते हुए महफूज आलम ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए लोगों को जबरन गायब कर दिया और उनकी हत्या करवा दी। आलम ने कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत ने शेख हसीना और उनके आतंकवादी बलों को अपने देश में शरण देने का ऑप्शन चुना है। हमें ये बात पता चली है कि 1 लाख से ज्यादा आवामी लीग के सदस्यों ने भारत में पलायन कर लिया है।
और भारत ने उन सबको अपने यहाँ शरण दी है। बांग्लादेश सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने इस दौरान शेख हसीना पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, साल 2013 और 14 में जब लोग अपने मतदान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी वक्त सबसे ज्यादा लोगों को जबरन गायब किया गया और उनके इस कदम के पीछे का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की चुनाव व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने की थी। शाहरुख खान और गौरी खान अपने घर मन्नत को रेनोवेट कर रहे हैं। इस घर को गौरी और आलीशान बनाने जा रही हैं। रेनोवेशन के लिए मन्नत को खाली किया जाएगा और किंग खान पूरी फैमिली के साथ पाली हिल में 2 लग्जरी डुप्लेक्स अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे। शाहरुख ने जैकी भगनानी और उनकी बहन दीपशिखा से ये अपार्टमेंट किराए पर लिया है। मन्नत के रेनोवेशन के लिए गौरी ने एक स्मार्ट मूव लिया है। उन्होंने अपना लग्जरियस फ्लैट बेच दिया है। इस फ्लैट को बेचने से गौरी को करोड़ों का फायदा हुआ है। गौरी खान ने अपना मुंबई के पॉश एरिया दादर वेस्ट के फ्लैट को बेच दिया है। गौरी को ये फ्लैट बेचने के बाद करोड़ों का प्रॉफिट हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी ने मुंबई के दादर वेस्ट इलाके में स्थित लग्जरी रिहायशी प्रॉपर्टी को अपने बांद्रा स्थित घर मन्नत के रेनोवेशन के दौरान बेचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी का लेन देन ऑफिशियली मार्च 2025 में रजिस्टर हुआ था। गौरी का यह अपार्टमेंट कोहिनूर अल्टीसिमो बिल्डिंग में है। इस प्रोजेक्ट में 2.5 BHK, 3 BHK और 3.5 BHK भी हैं। यह अपार्टमेंट 1985 स्क्वायर फुट में बना हुआ है। इसका कॉर्पोरेट एरिया 1803.94 स्क्वायर फीट है। साथ ही इसमें 2 पार्किंग स्पेस भी है। बता दें कि गौरी ने ये अपार्टमेंट अगस्त 2022 में 8.5 करोड़ का लिया था। गौरी ने इस अपार्टमेंट को 3.1 करोड़ के प्रॉफिट से बेचा है। इसे 11.61 करोड़ में बेचा है। शाहरुख खान और उनकी फैमिली अपने घर मन्नत से शिफ्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाली हिल में आलीशान डुप्लेक्स अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार मन्नत में बड़े बदलाव की तैयारी है। यही वजह है कि फैमिली टेम्परेरी यहाँ शिफ्ट हो गई है। रेनोवेशन को करीब 2 साल लगने की उम्मीद है। वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब ये कि जब कुछ नहीं हो पा रहा हो तो ठीक रहा, किसी और के सर पर फोड़ दो। लखनऊ सुपर जायंट्स भी वही कर रही है, जिसने बंगाल किंग्स से हार के बाद टीम की हार का सारा दोष पिच क्यूरेटर पर मढ़ दिया है। लखनऊ की टीम की ओर से ऐसा बयान उनके बॉलिंग कोच जहीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि होम ग्राउंड हमारा था, मगर पिच ऐसी थी जैसे पंजाब के क्यूरेटर ने बनाई हो। अब जहीर खान ने तो वही बात कर दी जो उनसे पहले केकेआर और सीएसके वाले अपने अपने होम ग्राउंड के मुकाबले हारने के बाद कह चुके हैं। 1 अप्रैल की शाम खेले मुकाबले में पहले खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने उस टारगेट को 17वें ओवर में ही भेज दिया। पंजाब ने ये मुकाबला 16.2 ओवर में 8 विकेट से जीता। आईपीएल 2025 में अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ सुपर जायंट्स का ये पहला मुकाबला था और उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपने इलाके में हारने का मलाल हुआ तो बॉलिंग कोच जहीर खान ने पिच क्यूरेटर को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टीम अपने होम एडवांटेज का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन लखनऊ के क्यूरेटर ने लगता है पिच को बनाते वक्त उसका ध्यान नहीं रखा। ऐसा लगा कि पिच लखनऊ के नहीं पंजाब के क्यूरेटर ने बनाई। केकेआर को भी आईपीएल 2025 के पहले मैच में अपने होम ग्राउंड पर आरसीबी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आरसीबी ने ही चेन्नई सुपर किंग्स को उसके गढ़ चेपाक में हराया। इन दोनों टीमों ने भी हार के बाद पिच और उसे तैयार करने वाले क्यूरेटर पर ठीकरा फोड़ा था। अब ठीक वैसे ही जहीर खान बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा तर्क ये भी तो हो सकता है कि विरोधी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया हो। केकेआर और सीएसके को उसके घर में हराने वाली आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स को उसके घर में हराने वाली पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 में अभी तक 2 ऐसी
टीमें हैं जिन्होंने हार का मुंह नहीं देखा है। दोनों ही अजय हैं और ऐसा बगैर उनके अच्छे प्रदर्शन के तो नहीं हो सकता। तो दर्शकों, हिंदी बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी। नमस्कार।